हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन के बारे में। हम ठीक, तो हम क्या करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए एक ये है, एक ये है। ये मान लीजिए 5 kg का है, ये 3 kg का है, ठीक है। और ये कितना है, इसकी स्पीड कितनी है, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर मर्ज होकर ये हो जाता है m1। ये 5 kg का है, ठीक है, 5 kg। और यहाँ पे क्या है, 3 kg का है ये, ठीक। और ये इसका क्या है, v1 वेग चल रहा है, ये v2। अब ये क्वेश्चन दिया है आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका फिगर दे दिया है और दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। तो हम क्या करेंगे, v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है फार्मूला कि u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। यही आप लोगों ने पीछे पढ़ के आए हैं। तो हम क्या करते हैं, v1 ये है, v2 ये है, u1 u2 ये है। तो 3 माइनस 2 इक्वल टू v1 है, v2 माइनस v1। तो ये क्या होगा, 1 इक्वल टू v2 माइनस v1। ये निकल कर आ गया ना आपका। तो हम क्या करते हैं, अब ये आपका एक सिंपल तरीका निकल कर आ गया है। ये v2 माइनस v1 की वैल्यू, इसका v2 में से v1 की स्पीड घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। तो अगर हमको पता करना है कि ये v1 होगा क्या, v2 होगा क्या, तो इसका हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन क्या है, इसका मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन इसके मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के इक्वल है, ठीक है। इसका मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन इसके मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के इक्वल है, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन हम इसके इक्वल मानते हैं। तो इक्वल क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होता है ना। इसका क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। यही हम पढ़ते हैं। तो हम ये क्या करेंगे, 5 into 3 हो जाएगा, 5 into 3 प्लस 3 into 2 इक्वल टू ये 5 into v1 प्लस 3 into v2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इक्वल टू 5 v1 हो जाएगा प्लस 3 v2 हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन निकल कर आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 21 हो जाएगा इक्वल टू 5 v1 हो जाएगा प्लस 3 v2 हो जाएगा। ये आपका निकल कर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, देखिए ये आपका ये पहला निकल कर आ गया और ये दूसरा निकल कर आ गया। हम इसको क्या करते हैं, पहला और दूसरे को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो दोस्तों, यहां से हम क्या कहते हैं कि पहला इक्वेशन मिल गया यहाँ हमको, और ये क्या होगा, दूसरा इक्वेशन मिल गया। हम इसके बाद ये करते हैं कि इसको मिटाते हैं और पहले इक्वेशन को, ये दूसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है, तो दूसरे इक्वेशन में पहले इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, जो हमें मिलेगा, वही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं। इसको हटाने के बाद ये पहला इक्वेशन को लिखते हैं हम कि क्या है हमारा पहला इक्वेशन, ये दूसरा कि डिवाइड नहीं करेंगे इसको, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए 3v2 इक्वल टू 21, ठीक है। और ये नीचे क्या है, ये v1 है, ये माइनस v1 प्लस v2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको अब सॉल्व कर देंगे। इसे सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पता होगा, पिछले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8, 9, 10 में सब कुछ है, सब में है, ठीक है। अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए अब ऊपर 5 है, इसको इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दें इनटू 5, तो हमारा क्या होगा कि हमारा ये हो जाएगा माइनस 5vi प्लस 5v2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हम इसमें से इसको घटा सकते हैं, तो हमारा कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा और यहाँ प्लस 8v2 हो जाएगा इक्वल टू, और इसको हम हटा देते हैं, इसको हटाने के बाद, ठीक है। अब ये क्या होगा, 21 और 25 कितना होगा, 26 होगा। और v2 इक्वल टू 26/8,
ये आएगा V2 का मान आ गया। अगर कीप द वैल्यू ऑफ V2 इन keep the value of V2 in equation 1। ठीक है, इक्वेशन पहला में हम इक्वेशन V2 का मान वैल्यू रखते हैं, तो हमारा क्या है 1 इक्वल टू V2 की वैल्यू कितना है 26/8 हो गया और माइनस V1 हो गया। यहाँ पर अगर ये वाला पार्ट इधर आएगा तो 26 1/26/8 इक्वल टू माइनस V1 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू कितना होगा माइनस V1 हो जाएगा। अगर ये माइनस यहाँ से हटाएंगे तो 26/8 माइनस 1 इक्वल टू V1 हो जाएगा। यहाँ पे अब इसको हटाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम 8 आ जाएगा, 26 माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा कितना हो जाएगा 18/8 हो जाएगा इक्वल टू V1। तो हम यहाँ काट देंगे 2 से, 2 4 बार कटेगा 9 बार कटेगा। ठीक है, तो V1 इक्वल टू 9/4। ठीक है, ये हमारा निकल कर आंसर है, ये वाला आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ये जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये मोमेंटम जो है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन जो है ये इक्वल होगा तब इक्वल होगा जब m1 और m2 की वैल्यू बराबर हो। जो m1 की वैल्यू है, जो m1 की वैल्यू है वो m2 के वैल्यू के हमेशा जब बराबर हो तो वो मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन जो हमेशा होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, और एक होता है जब अगर जो मास होगा वो तो समझ लीजिए मास इक्वल होगा तो ये होगा। और अगर एक मास इक्वल हो जैसे कि V2 की वैल्यू m2 की वैल्यू अगर ज्यादा हो, m2 का मास अगर ज्यादा हो m1 के मास से तो क्या होगा, या फिर m1 का मास अगर नहीं रहे तो क्या होगा, ये सब पोजीशन को हम पढ़ते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि ये जो दोनों वैल्यू है, दोनों पार्टिकल है, m1 है m2 है। ठीक है, ये u1 वेग से चल रही है और ये u2 वेग से चल रही है, इज इक्वल टू ये m1 है और ये क्या है m2 है, m1 है, यहाँ पर v1 है, यहाँ पर v2 है। ठीक है, देखिए ये क्या है कि जब ये चल रही है, ठीक है, अगर हम इसको स्थिर कर दें, ये स्टॉप है, अगर इसको स्टॉप कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू ये स्टॉप कर देंगे कि m 0 हो जाएगी, ये V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ये इसको मूव ना कराएं, ये इसको स्टॉप कर दें तो V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये वाला पार्ट इससे टकराएगा, तो उसका इक्वेशन इस प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कि m1 v1 की वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, अगर हम यहाँ से कर दें कि m1 देखिए m1 है v1 है माइनस v1 u1 v1 u1 u2 माइनस v1। ठीक है, u2 v2 u1 माइनस v1। ठीक, इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2। ठीक है, ये होगा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर m1 है और m2 की वैल्यू 0 रख देते हैं, ये u1 है माइनस v1 है इक्वल टू m2 है और u2 माइनस v2 की u2 है ना, u2 की इक्वल टू क्या है 0 है, तो यहाँ v2 हो जाएगा और यहाँ पर v2 माइनस 0 ये आएगा। तो हम ये कर सकते हैं m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये हम कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे m1 u1 प्लस माइनस माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, अगर ये 0 होगा तो ये तो इससे इसी के बराबर वेग से निकलेगा ना, ये वाला अगर 0 होगा v2 की u2 की वैल्यू अगर 0 होगी तो इसी के वेग से निकलेगा। तो हम ये कर सकते हैं तब कि m1 u1 की वैल्यू, ठीक है, अगर u1 की वैल्यू निकालना होगा अगर v1 की वैल्यू निकालना होगा v1 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए m2 v2 है तो हम यहाँ कर देंगे
M2 V2, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, उधर कर देंगे, तो माइनस M1 U1 हो जाएगा। और ये माइनस है अपान अपान ये माइनस में है, तो M1 की वैल्यू नीचे चली जाएगी, M1 की वैल्यू नीचे, ये माइनस में हो जाएगा। V1 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 V2 अपान M1, ये आपका निकल कर आएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको निकल कर आएगी, या फिर ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी, या फिर एक तरफ से और ये वाली वैल्यू निकलेगी। अगर U1 है तो ये U1 और V2 तो इसी के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि V1 इक्वल टू M1 कॉमन लेते हैं, M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। ये M1 हो जाएगा इज इक्वल इनटू U1, ये वाला आएगा, ठीक है। ये वाला पोजीशन आपका V1 की वैल्यू निकल जाएगी। ये इससे अगर हम कर देंगे M1 प्लस M2, यहाँ कर दिए माइनस भी कर दीजिए M1 माइनस M2, तो अगर M1 माइनस M2 करते हैं तो ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू अगर मान लीजिए जीरो कर देते ये वाली जीरो हो जाएगी, तो इसीलिए M1 लिख सकते हैं या फिर M2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे इसके साथ करते हैं, ये वाला इक्वेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं और उसके आगे हम आप लोगों को बताते हैं, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि एक M2 की वैल्यू M2 का मास M1 का मास ग्रेटर देन M2 को, तब क्या होगा। ये M1 का मास M2 के मास से बहुत बड़ा हो, तो जो M2 की वैल्यू होगी इसको स्थिर स्टॉप कर दें, तो इसकी वैल्यू इसका जो वेग होगा M1 का वेग वेलोसिटी जो होगी उसी के अकॉर्डिंग M2 चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग M1 की अकॉर्डिंग M2 चलेगा। जब M1 है यहाँ पे, M2 यहाँ पे है, जब इसको धक्का देगा तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका बनता है, ठीक है। अगर सपोज दैट मान लीजिए पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन है, ये तीसरा पोजीशन मान लीजिए कि M1 इज लेस देन M2, इसकी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ देखते हैं ये और ये मान लीजिए, ठीक है। ये अगर इस पे टकराएगा, M1 है ये M2 है, ठीक है, इससे टकराएगा जब, तो ये तो इसमें क्या होगा, इसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये हिलेगा ही, तो ये क्या होगा, इससे टकराकर फिर वापस अपने डायरेक्शन में निकल आएगा, ठीक है। जो u वेग से चल रहा है, ये u वेग से चल रहा है, इससे टकराएगा तो माइनस u वेग से वापस आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा पोजीशन बनता है, ठीक। ये आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, इसके आगे है आपका कि ये इसको हटाते, पहले इसको हटाकर थर्ड आपका देखते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन में ये जो 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में जो 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है। अगर सपोज दैट मान लीजिए एक पिंड ये है, ठीक है, एक पिंड यहां पर रखा गया है, ठीक। ये M1 है, ये M2 है, ये यहां से निकला, ये यहां से गया, टकराया इसमें, तो ये क्या बनेगा, देखिए ये 2 डायमेंशन में निकलेगा, एक ये डायमेंशन, एक y है, एक x है, ये x है, ये y है, ठीक है, ये y है। अगर सपोज दैट मान लीजिए इससे टकराया तो एक पोजीशन तो ऐसे बनेगी, ये इधर क्यों निकल कर आएगा, ये इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से M2 यहाँ पर रहेगा, और एक पोजीशन ये बनेगी कि यहां से निकल कर ये निकलेगा तो यहां पर रहेगा, ठीक। इसके बीच का थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा,
ये आपने समझ लिया। जब ये होगा, जब M1 यहां से निकला, ठीक है, M1 यहां से निकला, ये M2 से टकराया, तो ये क्या होगा कि x डायरेक्शन में सीधे भी जा सकता है, सीधे भी जा सकता है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा इलास्टिक में, लेकिन यहाँ 2D डायमेंशन में दिया है। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि यहां से नीचे गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो पढ़े हैं पीछे, ठीक है, उसमें तो हमारे देखिए यहां टकराया तो यहां नीचे गया या फिर ऊपर जाएगा, तो y डायरेक्शन में जाएगा या x डायरेक्शन में जाएगा। x डायरेक्शन में जाएगा तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू इसके डायरेक्शन में, इसके ज्यादा, इससे जैसे कि सेम डायरेक्शन में x के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहां पे क्या होगा कि θ1 मेक एंगल इज θ1 एंड θ2। इसका क्या है, एंगल θ1 और θ2 है, और इसमें क्या है कि जो M1 द्रव्यमान है ये v वेग से चल रहा है, u1 वेग से चल रहा है, और ये क्या हुआ u2 वेग से, v2 वेग है और v2 है, ठीक है। ये यहां से गया, यहां टकरा के यहां गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि M1 u1 प्लस M2 v2 इक्वल टू M1 u2 प्लस M2 u2 प्लस M2 v2, M1 u1 M2 v2 M2 M1 v2 M1 v2 M1 u1 M2 v2 M1 v1 M1 v1 M2 u2, ठीक है। ये आपका निकल कर आ गया। ये क्या है, सेम इसी प्रकार से क्या होगा, M1 का डायरेक्शन जो होगा यहां से जब टकराएगा M2 से, तो जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जाएगा वो दोनों पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाएगा कि M1 u1 प्लस M2 u2 इक्वल टू M2 u2 प्लस M1 v1 के इक्वल ही जाएगा, ठीक है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा इलास्टिक में, सेम उसी प्रकार से है, बस डायरेक्शन दो हो गया, ठीक है। x डायरेक्शन में हो गया, y डायरेक्शन में हो गया, ये आपका हो गया या x डायरेक्शन y डायरेक्शन में। और आपका ये है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि ये M2 ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये v2 है, ये v2 है, ठीक है, यहां से ऊपर जा, अगर ऊपर जा रहा है तो ये देखिए cos थीटा बनेगा, ये क्या बनेगा cos थीटा यानी लंब आधार, ये आधार अपन कर्ण, ठीक है, ये होता है ना आधार पर कर्ण। तो हम क्या देखते हैं, इसको हम हटाते हैं, इसको हटाकर हम साइड में देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हम देखिए कि हम देखे हैं कि M1 u1 है, M1 u1 प्लस M2 u2 की वैल्यू जो है यहाँ पर u2 हो जा रहा है ना, u2 की वैल्यू क्या है कि cos थीटा के इक्वल। M1 जो देखिए u2 v2 है, वहां से v2 जा रहा है ना, M1 u1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा M1 v1 cos थीटा और M2 v2 cos थीटा 2, ये cos थीटा है, ये cos थीटा 2, M1 v1 होगा इक्वल टू M1 v1 cos थीटा 1, ठीक है, प्लस M2 v2 cos थीटा 2, ठीक है। आपका ये निकल कर आ गया। इसी प्रकार से अब देखिए ये cos थीटा 1 है, cos थीटा 2 निकल गया। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए M1 u1 जो है, अगर हम इसको 0 मान लें, सपोज दैट कि x डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज दैट मान लीजिए कि अगर हम इसको 0 मान लें, तो 0 इक्वल टू M1 v1 cos थीटा प्लस M2 v2 cos थीटा 2। अगर हम इसको इक्वल मान लें तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको M1 v1 माइनस M1 v1 cos थीटा 1 इक्वल टू M2 v2 cos थीटा 2। इससे ये पता चलता है कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये भी होगा, ये जो थीटा की वैल्यू है इसकी थीटा की वैल्यू के इक्वल होगी। जब इधर जाएगा ये थीटा 1 है, थीटा 2 है, अगर थीटा M1 M2 ये तो सेम है ना, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, ये जो थीटा की वैल्यू होगी वो दोनों सेम होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको।
अब उसके बाद आता है, अगर हम मान लीजिए सपोज इसी में काइनेटिक एनर्जी निकालने लगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जब निकालते हैं इसका, तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है ना, 1/2 क्या होता है, mv² होता है। तो हम m1 काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये 1/2 m1 u1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2 b2 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 b1 का स्क्वायर, सॉरी 1/2 है, m1 का स्क्वायर, ये इधर से इधर तक कट ही जाएगा ना, m1 v1 है, m1 v1 m2 v2 v1 m2 v2, सॉरी ठीक है, यहां से होगा ये 1 से 1 ये कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या m1 u1 का स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। अगर हम मान लीजिए ये आपका बच गया, हम m1 v1 को क्या माने हैं, अगर हम इसको इधर लाए तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे क्या बचेगा m2 v2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचेगा। जब हमारा हम इसको निकालते हैं जब, तो हमारा क्या बचेगा कि m1 v1 m1 u1 और सॉरी v है ना, v है तो कहां से कटेगा, v है तो नहीं कटेगा, v है तो सॉरी नहीं कटेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये v नहीं करेगा, ठीक है, सॉरी हम इसको यूज समझे, ये v है, ये v है, ठीक है, ये v है तो ये नहीं कटेगा, यही आपका इक्वेशन बनके सामने आएगा, सॉरी ठीक है, यही आपका इक्वेशन बनके सामने आएगा इसका काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके सामने आ गया निकल कर। अब ये देखिए ये आप लोग 2 डायमेंशन में पढ़ लिया, ठीक है, 2 डायमेंशन से इसी तरह पूछेगा, अगर फार्मूला आएगा तो m1 u1 का स्क्वायर m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, यही अब लगा के निकाल लेंगे, या फिर ये जो जिस प्रकार से दिया है वो वस्तु को इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से डायरेक्शन में जाएगा। अगर पूछेगा, देखिए अगर क्वेश्चन भूल रहा है तो बस आप इसका डेरिवेशन बस पढ़ लीजिए कि इस डेरिवेशन किस प्रकार से हुआ है फार्मूला, बस आराम से रखिए उसमें निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका परफेक्टली, ठीक है, ये जो आपने पढ़ा है ये अब हो गया, इसको हटाते हैं, इसको हटाकर इसके बाद करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो आपस में टकराता है, जब वो क्या होता है एक दूसरे से मर्ज हो जाता है, जब उसको क्या कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जब दो पार्टिकल, हम लोगों ने पढ़ा उसमें ना, अगर दो पार्टिकल आपस में मर्ज कर ली, ये m1 है ये m2 है, ये परफेक्टली इलास्टिक हो गए, ठीक है, ये आपस में दोनों मर्ज कर ली। अब वही पढ़ना है हमको, जब दो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है ये ऐसे जा रहा है, जब ये इससे टकराता है, m1 जब है m2 से टकराता है, ये u1 वेग से, ये u2 वेग से जा रहा है, ये जब टकराएगा आपस में तो ये इस प्रकार से बना लेगा, ठीक है, इस प्रकार से बना लेगा, m1 है m2 हो जाएगा और ये दोनों आपस में u1 प्लस u2, अगर ये इलास्टिक है तो आपस में दब जाएगा, दब कर मर्ज होकर ये दोनों एक, ये दोनों का वेग आपस में जुड़कर उस स्पीड से चले, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये इसी प्रकार जैसे कि हम एक देख लेते हैं, अगर लकड़ी में, एक लकड़ी में जब हम एक लकड़ी को लेते हैं, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर एक लकड़ी को लेते हैं, इस प्रकार से लकड़ी है,
यहां से बुलेट जा रही है, ठीक है, बुलेट यहां से जा रही है, तो हम क्या करते हैं, यहां से जब जाएगी इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसे करके धंस जाएगी, ठीक है, अंदर चली जाएगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं जब मनुष्य के अंदर गोली लगती है ना, गोली लगती है, या फिर उसको ये देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई पदार्थ है, ठीक है, चिचुआ पदार्थ है, उसमें अगर कोई हम मान लीजिए कोई पत्थर ही फेंकते हैं तो इस प्रकार से आकर उसमें धंस जाता है, ठीक है। अगर मिट्टी है, उस प्रकार की मिट्टी है, अगर उसमें हम क्या करेंगे, पत्थर फेंकें तो इस प्रकार से आकर उसमें क्या होगा, धंस जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, आकर उसमें अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमको पढ़ना है कि यही परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यही है और कुछ है नहीं, बस इसमें बस यही देखना है कि किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये अंदर जाता है, किस प्रकार से ये, मतलब यही नॉर्मली पढ़ना है और ज्यादा इसमें है नहीं, बस समझना है इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे जब कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन हो रहा है, इसमें M1 U1 है पहले, ठीक है, प्लस M2 U2 है, जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो M कॉमन हो जाएगा, तो ये अब V1 प्लस V2 हो जाएगा, ये M1 ये M2 कॉमन हो जाएगा ना, ये आपस में मर्ज हो जाएगा, तो M2 V2 आपस में मर्ज होगा, ये आपका इक्वेशन बना दिया, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन बनकर आएगा आपका सामने। और एक और देखते हैं, इसके अलावा अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv² हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो mv² में अगर हम k1 मान लीजिए, इसको हटा देते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम m1 v1 को लेते हैं, इसको हटा लिए, ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इक्वल टू कि पहला 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है, ये पहला हो गया। ये दूसरा हो गया काइनेटिक एनर्जी, दूसरी हो गई 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, m1 u1 का स्क्वायर, m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है, u m2 v2 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। आपका ये निकल कर आया। अगर हम करें कि ये पहला, ये दूसरा है, ये पहला है, अगर दूसरे को पहले से डिवाइड करें, यहीं पे अगर हम दूसरे को पहले से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, आप देखते हैं कि k2 अपान k1 हो गया, इक्वल टू ये k1/2 ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो जाएगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है, अपान में क्या होगा 1/2 m1 u1 का प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका निकल कर आएगा। ये आपका निकल कर आएगा m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका ये 1/2 से 1/2 कट गया, तो 1/2 से 1/2 कटेगा तो हमारा क्या निकल कर आएगा यहाँ पे कि m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर अपान m1 u1 प्लस m2 u2 और हमारा ये निकल कर आएगा काइनेटिक एनर्जी k2/k1, ये हमारा निकल कर आएगा। यही फार्मूला है, ठीक है, यही है आपका, इसमें और कुछ नहीं। अगर हम इसको मान लें कि m2 v2 को 1 मान लें, कि अगर जैसे मर्ज हो जा रहा है, दोनों आपस में क्या हो रहा है कि दोनों पदार्थ मर्ज हो जा रहा है, तो मर्ज हो जाने का मतलब है कि v1 है, v1 ही मान लीजिए इसको, तो हमारा निकल कर आएगा यहाँ पे अगर v1 इक्वल टू v2 मान लें तो हमारा निकल कर m1 प्लस m2 आ जाएगा ब्रैकेट में, और v1 का स्क्वायर अपान m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू k2/k1, यही आपको निकल कर आएगा।
ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब आप लोग बस इतना ही इसमें था, ये आपका चैप्टर खत्म। वर्क पावर एंड एनर्जी, आपका ये चैप्टर एकदम खत्म होगा। इसी जोश के साथ हम आगे निकलते हैं, आगे वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों ये कुछ चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, मेन चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट करने के बाद हम 12th की फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि जितना ज़्यादा फैमिली बनेगी उतना ज़्यादा हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम चलते हैं और आराम से पढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।